नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मत अधिकार प्रेजेंट्स बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग पहुंचे हुए प्रभाग क्रमांक 14 में और प्रभाग क्रमांक 14 में 4 नगर सेवक में से एक नगर सेवक हमारे साथ मौजूद है जो कि कांग्रेस से आते हैं और उन नगर सेवक का नाम है कमलेश चौधरी जी। कमलेश चौधरी जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश चौधरी जी, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कि कार्यकाल 5 साल का आपका पूरा हो रहा है। आप इससे पहले भी 2 साल और लगभग यहाँ पर एज अ नगर सेवक रह चुके हैं। ये आपका तीसरा टर्म है और आने वाला टर्म आपका हो सकता है कि चौथा टर्म होगा। तो ये जो बीते 5 साल हैं 2017 से 2022 का, हम इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि इस टर्म में आपने क्या क्या कार्य किए हैं अपने इस कार्यकाल में। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लायक हम लोगों को समझा, क्योंकि मत अधिकार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पहले, क्योंकि अभी इलेक्शंस लगने वाले हैं और इसके पहले ये सभी चीज़ें लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा कार्यकाल किस प्रकार से रहा, हमारी कार्य पद्धति किस प्रकार से रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है ये भौगोलिक परिस्थिति में बहुत विचित्र प्रकार का परिक्षेत्र है। इसके अंदर में सिविल लाइंस भी आया हुआ है इस प्रभाग में। इस प्रभाग में एक बड़े बड़े 2 स्लम आए हुए हैं और कुछ जो भाग है जिसको बोला जाएगा कि एक एकदम जो शहर का एकदम पीक एरिया जिसको बोलेंगे, धर्मपेट से लगकर जैसा मरारटोली है, रामनगर है, ये क्षेत्र है। तो एक बड़े ही विचित्र प्रकार का ये प्रभाग है और इसमें वीआईपी एरिया भी है। सिविल लाइंस जो है वो पूरा सिविल लाइंस इस प्रभाग के अंदर में है। यहाँ पे जब हम लोगों ने काम किया तो आप यकीन मानिए कि 2017 में जब हम लोग चुन कर आए तो हम लोग अपोजिशन में थे और अपोजिशन में है अभी भी, और उसी के साथ साथ 2 साल का कोविड भी हम लोगों ने झेला है और ऐसे परिस्थिति में काम करना बड़ा ही तकलीफदायक था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए अपने इस एरिया के अंदर में 7-7.5 करोड़ रुपए ये चिल्लर निधि हम लोगों ने लाई हुई है, जो यानी इंटरनल एरियो के अंदर में जो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। जो बड़ी निधियां हैं जैसे कि बड़े बड़े रोड हो गए जिसमें आमदार से यानी डीपीडीसी फंडिंग से रोड हो गए, खासदार साहब गडकरी साहब के निधि से फंड से रोड हो गए, वो रोड आप लोगों को सिविल लाइंस के अंदर में जो बड़े बड़े सीमेंट रोड्स वगैरह बने हुए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप सिविल लाइन का एक राउंड और अभी भी अगर आप करेंगे तो अभी भी हमारे काम शुरू ही है। यानी सिविल लाइन से जो रविनगर से होते हुए आमदार निवास की तरफ जो रोड जारी है वो रास्ते को चौड़ा करने का भी कार्य शुरू है। सिविल लाइन के अंदर में सीपी क्लब के बैक साइड में भी कार्य शुरू है और उसी के साथ साथ गिट्टी खदान हो गया, धम्मा नगर हो गया, पंचशील नगर हो गया, आज़ाद नगर हो गया, यहाँ पे सीवर लाइन डालना या धोबी घाट सिविल लाइन के अंदर में समाज भवन बनाना। हाँ, मैं एक चीज़ आपको स्पेशली कोड करना चाहूँगा कि इस पंचवर्षीय के कार्यकाल के अंदर में हमने विकास नगर, जो हमारे इस प्रभाग के अंदर में एक क्षेत्र आता है विकास नगर, इस विकास नगर के, ये पूरे प्रभाग में अभी कहीं पे भी नहीं हुआ है, ये विकास नगर के अंदर में, इस विकास नगर के जी बिल्कुल पश्चिम नागपुर के अंदर में हमारे प्रभाग 14 के बीच में WCL और दूध डेयरी के बीच का हिस्सा है ये। तो इस भाग में हम लोगों ने मालकी हक पट्टे जो बोला जाता था, जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या थी स्लम की, उस समस्या से हमने निजात पाया और उस क्षेत्र को मालकी हक पट्टे करा के हम लोगों ने सेल करवा दी, रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो। और उसी के साथ साथ धोबी घाट जो परिक्षेत्र है वहाँ पे सीमेंट रोड डालना, कंपाउंड वॉल करना, समाज भवन का काम करना, पानी की लाइन डालना या गिट्टी खदान परिक्षेत्र के अंदर में पानी की लाइन डालना, क्या बोलते रिटेनिंग वॉल के काम करना, नालों के बांधकाम करना। उसी के साथ साथ पानी की लाइनें जो थी, पानी की लाइनों की काफ़ी समस्या हमारे एरिया में रही है, क्योंकि ये जो एरिया है ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे टैंकर भी प्रोवाइड हम लोग नहीं कर सकते, यानी अगर समय आ जाए तो टैंकर भी जा नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पानी की लाइन हर गली हर घर तक पहुंच जाए। तो लगभग हम इस चीज़ में कामयाब रहे कि हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर में प्रभाग 14 में पानी की जो लाइन है वो हमने लगभग इस पंचवर्षीय के अंदर में पूरे क्षेत्र के अंदर में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सभी जगह पे लगभग नल जा चुके हैं। कुछ जगह पे जो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनके भी काम हमारे पास में मंजूर है और वो समय के साथ साथ में वो कार्य भी हमारे शुरू हो जाने वाले हैं। कमलेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हमने आज हमारा ये 39वां या 40वां एपिसोड है, लगभग 2 या 3 महीने से हम लोग ये जो एपिसोड्स हैं ये चला रहे हैं मताधिकार का। आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14 में आए हुए हैं और इसके पहले भी हम लोग लगभग सारे नगर सेवक तो नहीं लेकिन 20 से 25 नगर सेवक हमारे इस प्रोग्राम में आ चुके हैं और सभी का ये कहना था कि जो इस कार्यकाल के दौरान कोविड बीच में आया था 2 साल के लिए, लगभग 2.5 साल का समय होते आ रहा है क्योंकि तीसरा लहर फिर से आ गया था तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बंद नहीं के बराबर थी लेकिन बंद ही थी फिलहाल, क्योंकि पब्लिक मार्केट में नहीं उतर रही थी तो धंधा मंदा था। तो क्या आप लोगों का भी जो काम था, कार्यकाल था, उसको कुछ असर पड़ा इस कार्यकाल के दौरान कोविड के? मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कोविड आना
ये लोगों ने इसको एक अलग तरीके से लिया, लेकिन मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा था, क्योंकि उसका कारण ये था कि सेवा करने के लिए हम लोग सेवक हैं, हमारे जो डेजिग्नेशन है उसके आगे नगर सेवक लिखा हुआ है। तो सेवक करके जो हम लोगों को डेजिग्नेशन मिला हुआ है, हमारा काम ही है सेवा करना। और ये जो परिस्थिति आई थी कोविड, एक ऐसी परिस्थिति थी कि हाँ, लोगों को निकल के मदद की ज़रूरत थी। मैं आपको ये पूरे उत्साह के साथ बताना चाहूँगा कि नागपुर शहर के अंदर 156 नगर सेवक हैं और 156 नगर सेवकों के बीच में मात्र अकेला मैं एक ऐसा पर्सन रहा जिसका नागपुर महानगर पालिका ने सुरेश भट्ट सभागृह में बुला के सत्कार किया इस चीज़ के लिए कि आपके कोविड के कार्यकाल के अंदर में आपका काम बहुत अच्छा रहा, आपकी टीम ने सराहनीय काम किया है। उसकी शील्ड वगैरह भी मेरे पास में रखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर महानगर पालिका के अंदर में अगर इस प्रकार का अगर कार्यकाल होता, हम लोगों का अगर कार्यकाल कम होता, तो आज नागपुर महानगर पालिका के अंदर में सत्ता बीजेपी की है, मेयर बीजेपी के बैठे हुए, एमपी बीजेपी के, स्टेट में गवर्नमेंट भी 2 साल पहले तक बीजेपी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी सेवा करने के लिए हमारे को किसी भी प्रकार से कहीं पे भी सोचने की ज़रूरत नहीं। और दायरा, सेवा के लिए कोई दायरा नहीं होता। निश्चित ही रूप से चुन के आने तक के लिए हम लोगों को एक पार्टिसिपेंट जो एक बना हुआ है, एक सिस्टम जो बना है, उस सिस्टम के लिए, सिस्टम के अंदर में रहने के लिए हमको लोगों के मत से चुन के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर एक बार चुन के जाने के बाद हम शहर के नगर सेवक हैं, हम शहर के नगर सेवक, हम कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के नगर सेवक नहीं है। और शहर में अगर कहीं पे भी इस प्रकार की ज्वलंत समस्या अगर अपने को समझ में आती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको आगे बढ़ के उस चीज़ को इनिशिएटिव लेके करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। फंड का प्रॉब्लम कई जगह पर आता है। अगर नगर सेवक किसी दूसरी पार्टी का है और विधायक दूसरी पार्टी का है, तो नगर सेवकों की हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि भैया हमें तो जो फंड है वो विधायक की तरफ से प्रॉपर मिल नहीं पाता जो मिलना चाहिए। लेकिन अब जैसे आप पश्चिम नागपुर से आते हैं, आप भी कांग्रेस के, और जो पश्चिम नागपुर के अभी विधायक हैं, हाल ही में अभी 2-2.5 साल पहले चुन करके आए विकास ठाकरे जी, वो भी कांग्रेस से। तो फंड क्या आप लोगों को अब लबालब मिल रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यकीन मानिए कि मैंने अभी तक विधायक साहब की 1 रुपये की भी निधि का वापर नहीं किया है जी। और उसके बावजूद भी मैं आपको कामों की लिस्ट बता सकता हूँ। ये लंबी लिस्ट है मेरे पास में जो किए हुए काम है। उसका कारण ये है कि नागपुर महानगर पालिका का जो बजट है वो 2300 करोड़ रुपए का बजट है। हमको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इस बार लेकिन 2700 करोड़ का हो गया। हाँ, वो बढ़ गया अभी, क्योंकि वो हर साल उसका बढ़ते जाता है वो बजट। 2700 करोड़ के आसपास का बजट है और 2700 करोड़ के बजट में एक 5-10 करोड़ रुपए निकाल के अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करवा लेना, मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा टास्क है। हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसा है कि उसके लिए भागा भाग करनी होती है, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से निधि निकाली जाए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो हमारे नगर सेवक हैं, जैसा मनोज जी सांगोड़े हो गए, मनोज जी साबड़े हो गए, संदीप जी सहारे हो गए, प्रफुल्ल जी गुर्दे हो गए, ये जो लोग हैं, या हम लोग जो हो गए, हमारी 3 टर्म चले गई है, तो हमको पता है कि इस काम को कैसे करना है। तो हम लोगों ने उन चीज़ों को प्रॉपरली काम करवा के भी लिया और हमारे काम हुए भी है। 2 साल निश्चित ही रूप से कोविड के अंदर में नागपुर महानगर पालिका सिर्फ पेशेंटों पे ध्यान दे रही थी। उस समय में डेवलपमेंट वर्क पूरा बंद था। उस टाइम तो ये बोल दिया गया था कि हम लोग विकास कार्यों पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग जो स्वास्थ्य कार्य है उसी पे पहला अपना मतलब मुहर लगाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बताते हुए खुशी होती है कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए के काम उसके कोविड आने के पहले में भी और ये कोविड आने के बाद में जो साल भर का हम लोगों को टाइम मिला, इसमें भी हमने करोड़ों रुपए के काम मंजूर कराए और उसके भूमि पूजन वगैरह करके हमारे विकास कार्य शुरू है। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, निश्चित ही रूप से ये बात सही बोले आपने कि विधायक और एमपी अगर अपने हो तो निधि का फर्क निश्चित ही रूप से पड़ता है। जो काम नहीं भी होने वाले हैं वो भी काम हम लोग दबा के उस चीज़ों को कर पाते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि ये तीसरा टर्म है आपका, आने वाला टर्म हो सकता है आपका चौथा टर्म रहेगा, तो हर नगर सेवक का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मेरे एरिया में, मेरे प्रभाग में, मेरे क्षेत्र में ये काम तो होना ही चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश वो काम नहीं हो पाया। तो वो ऐसा कौन सा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप अपने स्थानीय नागरिकों को और स्थानीय क्षेत्र के लोगों को देना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हमारा एक ही ध्येय था कि नागपुर शहर के अंदर में जो 423 स्लम जो काफ़ी समय से स्लम करके जूझ रहे हैं, इनको मालकियत पट्टे दिलवाए जाए। और इस चीज़ के ऊपर में गवर्नमेंट ने GR भी बनाए कि 2011 के पहले से जो लोग बैठे हुए हैं उनको रेगुलराइज करके मालकियत पट्टे दिए जाएंगे और उसके तहत कार्यक्रम शुरू भी है। लेकिन फिर भी हमारा जो एरिया है इसमें कुछ ही एरिया को हम लोग अभी कर पाए। जैसा मैंने आपको डेमो के ऊपर में बताया कि विकास नगर, बाकी हमारे पश्चिम नागपुर के अंदर में हमारे इस क्षेत्र के अंदर में यानी प्रभाग 12 या प्रभाग 14
यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया अभी तक हुई नहीं है। सिर्फ एकमात्र मैं था जो विकास नगर को करवा पाया, और मेरा धोबी घाट और हनुमान मंदिर तेलंगेड़ी परिसर, ये दोनों का पूरा रिपोर्टिंग यानी मैप वगैरह से लेके सब चीज़ें हो चुका है। स्वास्थ्य सेवा की तरफ आप क्या ध्यान देना चाहेंगे? निश्चित ही रूप से मेरा ऐसा मानना है, आपके जानकारी को मैं बता दूं कि जिस समय में तुकाराम मुंडे जी ने इस शहर को 5 हॉस्पिटल बना के दिए, सभी लोगों ने, यानी मुंडे साहब ने बनाए थे इसलिए विरोध हो रहा था कि समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन आप पूरा अगर थोड़ा सा साहब के ऊपर तो आरोप ये लगता है कि उन्होंने फाइलें पास नहीं की काफी लोगों की। देखिए, वो कोविड के समय में आए थे, और जैसे कि अभी आप और मैं चर्चा कर ही रहे थे कि कोविड से भी 6 महीने पहले वो आ चुके थे। नहीं, उनका ऐसा था कि वो काम कर रहे थे, काम हम लोगों के हुए ना, हम लोगों ने काम किया और काम कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, उस समय पे जिस समय में स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत थी, क्या हॉस्पिटलों की हमको ज़रूरत नहीं थी? आपने देखा है कि शहर क्या परिस्थिति से गुजरा है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर में उन्होंने नागपुर महानगर पालिका के सुंदर 5 हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार किए हुए हैं, जो अभी भी हम लोग देख सकते हैं, सैकड़ों बेड के हॉस्पिटल है। ये 15 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में थे तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया? जो आदमी वो 6 महीने में कर सकते थे, तो इन लोगों ने इन चीज़ों को क्यों नहीं किया 15 साल के अंदर में? हमारा तो इन पे आरोप रहा है कि आप लोगों का काम था ये। अगर एक व्यक्ति 6 महीने में इतना, और आगे का भी प्रोजेक्ट उनसे मेरी चर्चा हुई थी काफ़ी, तो मुंडे साहब की, और इसी कारण से, क्योंकि उनका डेवलपमेंट वर्किंग जो था वो बिल्कुल लोगों के हित में था, लोगों के फेवर में था, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए पूरे शहर के अंदर में अगर उनको कोई फेवर करने के लिए सबसे पहले उतरा तो वो मैं ही उतरा हुआ था कि नहीं, मुंडे साहब को हम लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, ये परिस्थितियों से लड़ने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास थे, और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक पॉलिटिकली माइलेज लेने के चक्कर में कुछ भी करना है, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ था, और उसका भुगतान हमने सेकेंड वेव में भुगता। यानी मुंडे साहब के जाने के बाद में जो फर्स्ट वेव में देश में हाल हुए, देश विदेश में हाल हुए, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति अनुकूल थी, कंट्रोल में थी। अब किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके उसके ऊपर में ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को लादने का प्रयास करना, और फिर उनके ट्रांसफ़र जाना, फिर सेकेंड वेव का आना, और काफ़ी लोग, इतने लोग उस समय में सेकेंड वेव में मारे गए कि आप यकीन मानिए शहर के लोगों ने तुकाराम मुंडे जी को याद किया उस समय में, कि मुंडे साहब होते तो ये परिस्थितियाँ निर्माण नहीं होती थी। उनका कंट्रोलिंग जो था वो मेडिकल के ऊपर में बहुत प्रॉपर था। आप देखिए, मैं आपकी जानकारी को बताना चाहता हूँ, 68 लाख रुपए कि हम लोगों ने मिस बिलिंग, जो हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स को बिल दे दिए और उसमें गलती हुई है कि पेशेंट्स से पैसे ज़्यादा वसूले गए, ऐसी कंप्लेंटें हम लोगों ने कॉरपोरेशन के अंदर में की। और कॉरपोरेशन में जब तक मुंडे साहब थे तब तक उन लोगों को वो पैसा रिफंड भी हुआ, हॉस्पिटल्स को पेनल्टियाँ भी की गई, कई हॉस्पिटल सील करने की भी नौबत पे आए। शायद आपको जानकारी में होगा कि उस समय में वोकार्ड हॉस्पिटल को भी कुछ 4 लाख या 3 लाख रुपए की पेनल्टी हुई थी। तो ये एक प्रशासकीय अधिकारी ने डेयरिंग दिखाते हुए लोगों के हित में ये काम किया था। ये जो 80-20% वाला फंडा हुआ था, ये उसी की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, 80-20 का जो रेट था, रेट का जो रेशो था, उसके साथ साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी जो वसूली का धंधा बना के रखा हुआ था, उस चीज़ पे उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोलिंग था, जिसके कारण शहर के अंदर में एक ये था कि हाँ भाई, हम किसी के पास जा सकते हैं, अपनी समस्या लेके बोल सकते हैं। अब उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोगों ने एक गलत तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया, पॉलिटिकल लोगों ने, कि नहीं वो मुंडे साहब काम नहीं कर रहे, अप्रूवल नहीं कर रहे। मुझे बताइए, इतनी यंत्रणा कोई तैयार कर सकता है क्या कि वो राधा स्वामी सत्संग जो आश्रम था सर? लेकिन वो राधा स्वामी सत्संग की अगर आप बात निकाल रहे हैं तो मुंडे साहब ने कहा था कि मैंने 5000 बेड्स की व्यवस्था वहाँ पर की है। हाँ। लेकिन जब लोगों ने मतलब वहाँ पर जाना शुरू किया और उसकी मतलब देख रेख शुरू की, मतलब जब मुआयना करना शुरू किया, तब ऐसा वहाँ पर कुछ 5000 बेड की कुछ सुविधा नज़र नहीं आई लोगों को। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली कैसा था, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि जिस समय में कोविड शुरू हुआ, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आ रहे थे। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइडलाइंस ये थे कि आप 50,000 लोगों की व्यवस्था करके रखिए, आप 10,000 लोगों की व्यवस्था करके रखिए, आप 20,000 लोगों की व्यवस्था करके रखिए। पेशेंट आ रहे या नहीं आ रहे वो सेकेंडरी था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जो गाइडलाइन ऊपर से आ रहे थे, वो आदेश इस प्रकार से थे कि आपको इतने लोगों की व्यवस्था करके रखनी है। और उन्हीं चीज़ों के चलते, क्योंकि जो राधा स्वामी सत्संग का जो प्रीमाइसेस है, आप देखिए कितना बड़ा प्रीमाइसेस है, उसमें उन्होंने पेंडॉल्स वगैरह सब चीज़ें करके रखी हुई थी, और बेड्स जो थे वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार बेड लगे हुए थे। हम लोग खुद वहाँ पे विजिट किए, क्योंकि वो जगह भी मेरे ही हाथ की सजेस्ट की हुई थी। वो उतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा प्रीमाइसेस अपने को सिटी के अगल बगल में कहीं मिल नहीं सकता था। तो वो जो जगह थी वहाँ पे उन्होंने बेड्स वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन वो
हॉस्पिटल नहीं था, वो क्वारंटाइन सेंटर था कि जिन लोगों को थोड़े भी सिम्टम्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहाँ पर क्वारंटाइन कर सके। उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल के रूप में समझ लिया कि वो हॉस्पिटल था, तो वो थोड़ा सा समझने में उनके वो यानी गैर समझ हो गई कि वो हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल नहीं था, वो एक क्वारंटाइन सेंटर डेवलप किया हुआ था कि आपको इतने लोगों की व्यवस्था करके रखनी है। तो उस हिसाब से मुंडे साहब ने काम किया और आप यकीन मानिए कि जिस गाइडलाइन पे और जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर में कोविड के ऊपर में मुंडे साहब ने काम किया, उसको आप और मैं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया हुआ है कि नागपुर पैटर्न के ऊपर में ऑल ओवर इंडिया में वर्कआउट किया जाए। क्योंकि 3-3 किलोमीटर का जो सील किया जा रहा था, 1-1, 2-2 किलोमीटर का जो सील किया जा रहा था, उसके कारण हमारे फर्स्ट वेव में पेशेंट्स की बिल्कुल यानी कहीं पे भी हम लोगों को पेशेंट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चौधरी जी आपका। आज जैसे हमने बताया कि हम लोग प्रभाग क्रमांक 14 में आज आए हुए थे और हमारे साथ नगर सेवक मौजूद थे यहाँ पर कमलेश चौधरी जी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।